हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर। हमने हाइड्रोजन एटम को पे श्रोडिंगर इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है, एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट, एनर्जी वैल्यूज़, एवरीथिंग। और अब कुछ रिजल्ट्स का डिस्कशन करते हैं। इन प्रिंसिपल जैसे ही आपको वेव फंक्शन ऑब्टेन हुआ तो एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड कैन नाउ बी आंसर्ड। हाइड्रोजन एटम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप वेव फंक्शन से सूटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो अबाउट द डिस्कशन। ओके, जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो ये हैं। जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं वो 3 क्वांटम नंबर्स एन एल एम मिले थे, उसमें से n क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है केवल -μ(z²e4/2n²h²। और आप हाइड्रोजन एटम के लिए कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख दें, इवन आप z=1 रख दें तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे एनर्जी लेवल्स बनते हैं। ओके, और जो वेव फंक्शन है साई, जो कि 3 क्वांटम नंबर्स n l m तीनों पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, रेडियल वेव फंक्शन और स्फेरिकल हार्मोनिक्स, एंगुलर वाला जो पार्ट है सॉल्यूशन का। इनफैक्ट ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने रेडियल और एंगुलर पार्ट्स को सेपरेटली नॉर्मलाइज कर दिया। हम इस उससे वर्क कर रहे हैं कि सेपरेटली हम इनका नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं, तो मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। इनफैक्ट दिस इज मच बेटर। रेडियल वेव फंक्शन जो है वो एन और एल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ आर कोऑर्डिनेट। वाई एल एम जो है वो कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई का फंक्शन है। कैपिटल थीटा जो है वो एल और एम एल, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे से मैं एम एल को सिंपली एम लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पिन का कहीं कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो एम एस के साथ कन्फ्यूजन का चांस नहीं है, तो सिंपली दिस। और फाई जो है वो केवल एम एल पे डिपेंड करता है, एम लिखूंगा मैं आगे से ओनली दिस e⁻i टाइम फाई का। इनफैक्ट रेडियल वाले वेव फंक्शन की फॉर्म अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स e⁻⁻ρ/2 ρ⁻l ln+l 2l+1, जो हमने आर नियर इन्फिनिटी बिहेवियर चेक किया था, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट वेव फंक्शन में होना जरूरी है। ये आप आगे देखेंगे, अब डिस्कशन में देखेंगे। ρ⁻l ओरिजिनली हमने सॉल्यूशन इक्वेशन को u के टर्म में सॉल्व किया था, तो ये ρ⁻l+1 बिहेवियर मिला था नियर द ओरिजिन। तो जब आपने फिर से कैपिटल आर के टर्म में एक्सप्रेस किया तो रो की एक पावर, रो इज़ बेसिकली स्केल्ड रेडियल कोऑर्डिनेट। ओके, रेडियल कोऑर्डिनेट आर है, उसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई करके एक डायमेंशनलेस पैरामीटर बनाया है, बट रो एक डिस्टेंस वेरिएबल है, मोर और लेस इट्स द सेम थिंग एज आर। ओके, व्हेन आर इज जीरो रो इज जीरो, व्हेन आर इज इन्फिनिटी रो इज इन्फिनिटी। तो नियर ओरिजिन बिहेवियर से ये वाला टर्म मिला था, और ये बाकी जो था वो सीरीज सॉल्यूशन करके जो एक पॉलिनोमियल मिला था, जो कि हमारा Schottl-Lagrange पॉलिनोमियल्स हैं, जो जिनका ऑर्डर होता है l-n-l-1। ओके, दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर q-p टाइप का, ये रेडियल वाला सॉल्यूशन था। एंगुलर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें एक थीटा वाला पार्ट जो होता है P-L-M cos थीटा। ओके, P-L-M cos थीटा Schottl-Legendre पॉलिनोमियल्स 1 - x² mod m/2 और डिफरेंशिएशन mod m टाइम्स ऑफ दी ऑर्डिनरी लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स, PLX का mod m टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दें और 1 - x² mod m/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फैक्टर बनता है। और फाई जो सॉल्यूशन है e⁻i टाइम फाई। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो मैंने n l m यहाँ पे लिखे हैं, मुझे उनकी वैल्यू लिखनी चाहिए। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है, 0 नहीं होगा, 1 2 3। ओके, L जो है 0 1 2 और मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n-1 तक जा सकता है। और M जो है, M क्वांटम नंबर -l से स्टार्ट होगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, और फिर एक एक वैल्यू इंक्रीज करेगी, -l+1 -l+2 ऐसे होते थे 0, और फिर पॉजिटिव बनेगा और मैक्सिमम जाएगा +l तक, तो -l to +l इन यूनिट्स ऑफ 1। ऑल दिस ये आपने शायद पिछली क्लासेस से भी ये वाला और ये वाला नॉलेज होगा, बट यहाँ ये कोई भी चीज़ हमने एडॉक नहीं किया, एक एक चीज़ डिराइव करके हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन डिराइव किया है। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। मैं जैसे यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, ये जो मेरा करंट डिस्कशन है ये 1 और 2 वाली जो मेरी स्लाइड्स होंगी या फिगर्स हैं उनके अराउंड सेंटर्ड है। क्या है इसमें, क्या चीज़ है? पहली चीज़ ये है, इस टेबल में n-l-m के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए रेडियल वेव फंक्शन, कैपिटल थीटा वेव फंक्शन और फाई वेव फंक्शन दे रखा है। ये एक्सप्लिसिटली याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं इसी टेबल से देख के वैल्यूज़ उठाऊंगा, बट दीज आर सर्टेन वैल्यूज़, आपको अपने PDF के साथ अटैचमेंट में मिल जाएंगी, बट जस्ट टेक अ लुक एट दैम समटाइम्स कि हाँ क्या हो रहा है। ओके, तो ये टेबल बोला। अच्छा, इसमें से अगर हम रेडियल वाले फंक्शन की बात करें, केवल ये रेडियल वाला जो पार्ट है ये वाला, n की वैल्यू 1 L0 M0 1 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए रेडियल वेव फंक्शन ये है। अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स ये बेसिकली e⁻r/2a0 है। ओके, ऐसे ही 2 0 0 स्टेट के लिए अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स 2 - r/a0 e⁻r/2a0 एंड सो ऑन। तो इस टेबल में सारे 3 2 और m की वैल्यू +2 या -2 तक वैल्यूज़ दे रखी हैं, रेडियल की भी, थीटा फंक्शन की भी और फाई की भी। ओके, लेकिन अगर हम रेडियल वेव फंक्शन की बात करें, अगर हम रेडियल वेव फंक्शन को r के साथ प्लॉट करें तो उसका बिहेवियर कुछ इस प्रकार का आता है।
सबसे लोएस्ट स्टेट जो है n इक्वल टू 1 स्टेट, n इक्वल टू 1 है तो l केवल 0 हो सकता है, तब m भी ऑटोमेटिकली 0 हो सकता है। उस स्टेट का जो रेडियल वेव फंक्शन है, और वैसे भी रेडियल वेव फंक्शन तो m पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए केवल n और l में हमारा इंटरेस्ट है। n 1 है तो l 0 होगा। उस समय आप इस फंक्शन को देखिए, केवल ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, इसके अलावा r डिपेंडेंस और कहीं नहीं है, कांस्टेंट e⁻⁻r ओवर a0। तो उसका ग्राफ ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करेगा, वो आपके इस बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन जैसे जैसे r बढ़ रहा है फंक्शन डिके कर रहा है। ये फॉर्म कहाँ से आई, ये फॉर्म कहाँ से आ रही है, इसको चलिए आगे देखेंगे, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट का रेडियल वेव फंक्शन आप इसे कहेंगे। ऐसे ही आप अगर n इक्वल टू 2 पे जाएँ, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग l की दो वैल्यू हो जाती हैं 0 और 1, तो उन दोनों स्टेट्स के लिए जो आपका रेडियल वेव फंक्शन है वो अलग अलग है। एक स्टेट के लिए ये है और एक स्टेट के लिए ये है, लेकिन दोनों केस में आप दो फीचर्स देखिए। इनफैक्ट ये वाला फीचर आप देखिए, मेन एक्सपोनेंशियली डिके, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते रेडियल वेव फंक्शन 0 हो रहा है। वो एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर था ये वाला e⁻⁻ρ/2 इस फैक्टर के कारण है। इसी तरह से n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग के रेडियल वेव फंक्शंस आप प्लॉट करें तो फिगर थोड़ा जम्बल्ड हो रहा है। पीडीएफ में आपको ये शायद कलर्ड में मिलेंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा, बट ये अलग अलग स्टेट्स के रेडियल वेव फंक्शंस हैं। ओके, l इक्वल टू 0, 1, 2 के करस्पॉन्डिंग के रेडियल वेव फंक्शंस। ओके, इनको हम अभी आगे भी यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं वेव फंक्शन से जो हम पहली इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हम कहते हैं वेव फंक्शन तो अपने आप कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन से कंप्यूट की जा सकती है। तो साई कोई वेव फंक्शन है तो मॉड साई स्क्वायर वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसे आप कहते हैं। मैंने यहाँ पे डेंसिटीज़ भी लिखा है क्योंकि हम अलग अलग डेंसिटीज़ की भी बात कर सकते हैं, दैट विल कम लेटर। तो इस पर्टिकुलर केस में साई हमारा NLM का फंक्शन है, तो साई स्टार NLM साई NLM मल्टीप्लाई किया। मैं आगे से r θ φ डिपेंडेंस नहीं लिखूंगा, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो साई NLM का मॉड स्क्वायर। ओके, स्टार को साई से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली r θ φ का फंक्शन बनेगी। अगर साई हमारा r θ φ का फंक्शन है इन जनरल, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी r θ φ का फंक्शन होगी। क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का? इस चीज़ का नाम हम बोलेंगे वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब क्या चीज़ है ये? किसी लोकेशन आपको रो की जो वैल्यू मिली उसको किसी पर्टिकुलर r θ φ पे आप इवेल्युएट कीजिए। r को कोई वैल्यू दीजिए, थीटा को कोई वैल्यू दीजिए, फाई को कोई वैल्यू दीजिए। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन के यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने का चांस कितना है, कितनी डेंसिटी है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी कितनी है, वो ये नंबर है। उसको समझने के लिए थोड़ा बेटर आप फिगर नंबर जरा 3 को अगर आप देखें, ये एक्चुअली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये मैंने पहले थोड़ा सी वो किया था डायग्राम, उतना अच्छा वहाँ पे बन भी नहीं पाया था, बट होपफुली दिस इज़ बेटर। ये XYZ कार्टेशियन सिस्टम के आपके एक्सेस हैं, और अगर आप इस लोकेशन पे हैं, किस लोकेशन पे, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r है और जिसका z एक्सिस के साथ एंगल थीटा है उस डायरेक्शन का, और फाई प्लेन में XY प्लेन में जो एंगल है उस डायरेक्शन का वो फाई है, तो उस लोकेशन पे अगर आप एक छोटा सी डब्बा कंसिडर करें, छोटा सी वॉल्यूम जिसकी एक साइड है dr, r से लेकर r+dr, ये विड्थ दिखाने की कोशिश की गई है, dr विड्थ है ये। ऐसे ही इसकी दूसरी साइड जो है r d थीटा है। r d थीटा क्यों है? क्योंकि ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला आप प्रिंसिपल यूज़ करें और इस ज्योमेट्री यहाँ पे अप्लाई करें। रेडियस r के बराबर है और जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, तो थोड़ा सी एंगल अगर हम इंक्रीज करें आगे d थीटा एक छोटा सी एंगल है यहाँ पे, ये इस एरो और इस एरो के बीच दिखा रखा है, तो एक साइड इसकी बनती है r d थीटा, और ऐसे ही थर्ड साइड बनती है r sin थीटा d फाई। उसको मैं यहाँ पे नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इस छोटे से वॉल्यूम का जो वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम बनता है dr इंटू r d थीटा इंटू r sin थीटा d फाई, जो कि बनता है r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। तो जो हमने रो इवेल्युएट किया है, रो यहाँ पे भी निकलेगा कुछ यहाँ पे भी, क्योंकि रो इज़ अ फंक्शन ऑफ r थीटा फाई। तो ये रो में क्या इन्फॉर्मेशन है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैं स्मॉल वॉल्यूम, माना ये डब्बे के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँ, स्मॉल वॉल्यूम dv से, तो वो मुझे मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम dv लोकेटेड एट r थीटा फाई। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की कितना चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम के अंदर पाया जाए। किस वॉल्यूम के अंदर? जो वॉल्यूम खुद किस लोकेशन पे लोकेटेड है, r थीटा फाई लोकेशन पे। अगर आप इतना ही वॉल्यूम दूसरी जगह पे लेंगे dv वॉल्यूम, तो उसके r थीटा फाई चेंज हो जाएंगे। तो किसी r थीटा फाई लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उस हाइड्रोजन एटम में, वो अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड साई स्क्वायर है, इसे हमें इस एलिमेंट्री वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dv से। तो वो मल्टीप्लिकेशन ये है साई NLM स्क्वायर वॉल्यूम एलिमेंट r² sin थीटा dr d थीटा। अब साई आप लोग ध्यान कीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के कारण साई में r वाला फंक्शन अलग है,
आर डिपेंडेंट फंक्शन पार्ट अलग है, थीटा डिपेंडेंट फंक्शन पार्ट अलग है, फाई डिपेंडेंट फंक्शन पार्ट अलग है। तो मॉड साई स्क्वायर में भी ऐसी होगा। मॉड साई स्क्वायर बनेगा बेसिकली मॉड कैपिटल आर स्क्वायर, मॉड कैपिटल थीटा स्क्वायर, मॉड कैपिटल फाई स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन। और इनके साथ साथ जो आर वाले फैक्टर्स हैं वो इसके साथ ले लो। आर डिपेंडेंट सारे पार्ट, आर मतलब रेडियल कोऑर्डिनेट स्मॉल आर, वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। कैपिटल आर स्मॉल आर का फंक्शन है और आर स्क्वायर डी आर वॉल्यूम एलिमेंट से आया। थीटा वाला जो पार्ट था साई के अंदर, मॉड थीटा स्क्वायर थीटा का फंक्शन और साइन थीटा डी थीटा, और ऐसे ही मॉड फाई स्क्वायर के साथ डी फाई। तो इस प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है, अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोबेबिलिटी, उस छोटे से वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कितना चांस है, वो ये नंबर है। लेकिन अब आप इसको 3 सेपरेट पार्ट्स का प्रोडक्ट समझ सकते हैं, एक केवल आर डिपेंडेंट पार्ट, एक केवल थीटा डिपेंडेंट पार्ट और एक केवल फाई डिपेंडेंट पार्ट। इनफैक्ट यही मेरा आशय था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ का। इस चीज़ को हम रेडियल प्रोबेबिलिटी कहेंगे, और इन दोनों को भी वैसे अलग अलग थीटा और फाई प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, पर इन दोनों को मिला के हम एंगुलर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये रेडियल और ये एंगुलर, ये हमारे डिस्कशन में आएगा। लेकिन इस रो का बिहेवियर होता कैसा, रो नहीं, रो डीवी का बिहेवियर कैसा होता है, जरा इसको देखने की कोशिश करें। इसको अगेन मैंने कुछ फिगर्स यहाँ पे जो निकाले हैं, जिनके प्रिंट निकाल रखे हैं। अब ये कलर्ड नहीं है तो बहुत साफ आपको इसमें नहीं दिखेगा, पर जो आपको पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें थोड़ा आपको साफ दिखेगा। अगर मैं एन एल एम को अलग अलग वैल्यू देके इस प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करूँ तो उनकी शेप्स कुछ ऐसे आते हैं, कुछ इस प्रकार के। ये मोस्ट प्रॉब्ली आपने शायद केमिस्ट्री में इस तरह के फिगर्स देखे होंगे। बेसिकली ये फिगर क्या है, माना L = 0 M = 0 स्टेट की बात करें, उसके लिए फिगर ऐसा बन रहा है। स्फीयर, ये जो भी शेप बन रही है अलग अलग केस में, आपको इसकी सरफेस को ऐसा समझना है, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। बेसिकली ये सरफेसेस ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी हमने ड्रॉ की है अलग अलग केसेस के लिए। अगर L = 0 और M = 0 केस है तो सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी बनती है स्फेरिकल, मतलब एक स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। इसी के बजाय आप दूसरा केस देखें, मैं सीधे इस वाले केस की बात करता हूँ, ये थोड़ा बोलने में वो होंगे असहज। मैं इसको माना L = 1 M = 1 केस की बात करें तो उस समय जो इक्वल प्रोबेबिलिटी वाली सरफेस है वो एक लगभग डोनट जैसी बन रही है। डोनट, या जैसे हमारे यहाँ बालूशाही वाली मिठाई होती है, गोल घेरा और बीच में छेद। ये पूरी तरह से छेद नहीं है, लेकिन बीच में उसमें एक जगह से जैसे आपने अंगूठा यूँ डुबा दिया हो आटे में, ऐसा एक डिप्रेशन पड़ रखा है। ये जो पूरी सरफेस है, इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बराबर। इस फिगर को ड्रॉ करते हुए जेड एक्सिस यहाँ ऊपर की तरफ है, हर फिगर में जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो आप एक्स वाई एक्सिस आप कहीं भी ले लें, एक्स वाई में सिमेट्री है, आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग इन सारे फिगर्स में सिमेट्री है। तो जेड एक्सिस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग स्टेट्स के लिए कैसी है वो यहाँ से पता लगती है। ये फिगर है 4 या 4' और 4" को भी आप देख सकते हैं। उनमें भी खैर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलर्ड ना होने के कारण नज़र नहीं आएगी। 4' भी लगभग इसी के जैसा है, और 4" ये केवल इलेक्ट्रॉन की, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब 1s स्टेट, सबसे लोएस्ट पॉसिबल जो स्टेट है हाइड्रोजन एटम के लिए, उस स्टेट। इस फिगर में अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है, मैं केवल इसी को पॉइंट करना चाह रहा हूँ। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ पे शायद आपको बहुत क्लियर ना नज़र आ रहा हो, पर फिर भी आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में अंदर का पार्ट डार्क है और बाहर का पार्ट लाइट है। आप इसको इस तरह सोचिए, जहाँ पे फिगर डार्क है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जैसे जहाँ जहाँ फिगर हल्का हो रहा है, लाइटर हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम। इसको आप बोर मॉडल से कंपेयर कीजिए। बोर मॉडल तो कुछ इस प्रकार से कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में है या अगली स्टेट में है, वो फिक्स्ड एक इस ऑर्बिट में घूमता है, इतनी डिस्टेंस पे घूमता है। इनफैक्ट इन ऑर्बिट्स का जो रेडियस होता है वो n² a0 होता है। a0 होता है हमारा बोर रेडियस, 4πε0 h²/μe², ये a0 की वैल्यू है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में हैं तो n की जगह 1, तो रेडियस 1a0। सेकेंड ऑर्बिट आप कहते हैं बोर मॉडल में, तो n की जगह 2, 4a0। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक खास डिस्टेंस पे, या तो a0 पे या 4a0 पे या 9a0 पे घूमते हैं। पर क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये बात पहले कर चुके हैं, आप एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये बात नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अलॉन्ग चल रहा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण आप उसका पाथ इस ऐसे प्रिसीजन से नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कैसी पिक्चर इमर्ज होती है, यहाँ पे ये वाली पिक्चर जिसे हम क्लाउडी या फजी पिक्चर कहते हैं, या स्मेयर्ड पिक्चर, जैसे फिगर बनाया और बाद में उसे धुंधला कर दिया, कुछ वो कर दिया। किस प्रकार का, अब की बार हम बात कर सकते हैं, माना ग्राउंड स्टेट की बात करें, बोर मॉडल में आपको इस तरह के ऑर्बिट की बात कर रहे थे।
पहले तो अब यहाँ हमारा ऑर्बिट का कंसेप्ट को दूर कर दें, अब हमारा फिगर 2 डायमेंशनल के बजाय 3 डायमेंशनल है। पर फिर भी अगर मैं 2 डायमेंशनल जैसा ही बनाने की कोशिश करूँ, तो अब हम इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग पॉइंट्स पे प्लॉट करें, तो जहाँ पे फर्स्ट बोर रेडियस है ग्राउंड स्टेट के लिए, वहाँ पे हम बहुत सारे डॉट्स प्लॉट कर देते हैं। बहुत सारे डॉट्स मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। आप इन डॉट्स को सोचिए, इन डॉट्स की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी को डिपिक्ट कर रही है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी केवल यहीं पे नहीं है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, बोर ऑर्बिट या उसके नज़दीक। कुछ डॉट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे और कुछ डॉट्स यहाँ भी मिलेंगे, उनका नंबर कम होगा, लेकिन आइडिया क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस न्यूक्लियस के बहुत करीब भी है। वो चांस बहुत कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस के करीब इन पॉइंट्स की डेंसिटी क्या है, बहुत कम। जैसे जैसे हम बोर रेडियस की तरफ जा रहे हैं, इन पॉइंट्स की डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, और बोर रेडियस और उसके आसपास ये डेंसिटी मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर ये डेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन इन प्रिंसिपल डेंसिटी ओरिजिन से जस्ट बाहर भी उसकी कुछ वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, फर्स्ट बोर रेडियस पे मैक्सिमम है, और इन्फिनिटी तक भी आपको इस तरह के डेंसिटी वाले पॉइंट्स मिलते रहेंगे। मतलब इन प्रिंसिपल श्रोडिंगर इक्वेशन हमें ये बता रही है ग्राउंड स्टेट का जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो ओरिजिन से लेकर इन्फिनिटी तक आपको कहीं भी मिल सकता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लेकिन मैक्सिमम चांस कहाँ पाए जाने का, ये हम आगे डिराइव करेंगे। मैक्सिमम चांस हम कैलकुलेट करेंगे, उसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाए जाने की ठीक फर्स्ट बोर रेडियस पे होगी, 1² A0 पे। ऐसी जो सेकंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन होता है बोर मॉडल में, जिसकी डिस्टेंस 4 A0 होती है, उसके लिए भी हम पाएंगे। अगर हम उसका डेंसिटी का प्लॉट देखें तो वहाँ हम ये पाएंगे कुछ पॉइंट्स यहाँ ओरिजिन के करीब, कुछ यहाँ। जैसे जैसे हम 4 A0 के करीब पहुँचेंगे, सेकंड बोर ऑर्बिट के रेडियस के करीब पहुँचेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा चांस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का कहाँ है, 4 A0। लेकिन 4 A0 के बाद भी पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा आपको मिलते रहेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर भी पाए जाने का चांस है, 4 A0 से ज़्यादा भी दूर पाए जाने का चांस है, बट वो प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। इसको आप एक स्टैटिस्टिकल पिक्चर की तरह भी सोच सकते हैं। माना मैंने आपको क्या किया, आप क्लास में माना 1000 या 10,000 बच्चे हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, मैंने हर किसी को एक हाइड्रोजन एटम दे दिया, और वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम एक ही स्टेट में है। माना वो सब 1s स्टेट में, जिसे हम ग्राउंड स्टेट में कहते हैं। सबको मैंने एक हाइड्रोजन एटम पकड़ा दिया और मैंने कहा ये ग्राउंड स्टेट में है। वो मैंने प्रिपेयर करके दे रखा है, इसे हम ऐसे बोलते हैं, हमने स्पेसिफिक एक स्टेट में प्रिपेयर करके हाइड्रोजन एटम दिए हैं। अब आप मैं उसमें आपको कहूँ, आप ज़रा उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के फील्ड में जो घूम रहा है, मुझे ऑर्बिट तो नहीं बोलना चाहिए, पर न्यूक्लियस के फील्ड में जो घूम रहा है, ज़रा उस इलेक्ट्रॉन की फ़ोटो लेने की कोशिश करो। अब यहाँ पे फ़ोटो को आप वो मत सोचना, एक्चुअल फ़ोटो हम नहीं ले सकते हैं उस तरह से, बट जस्ट अ वे ऑफ इमेजिनिंग। और जहाँ पे आपको वो इलेक्ट्रॉन दिखे इस फिगर में, वहाँ पे आके एक पॉइंट लगा देना। ये न्यूक्लियस है, तो माना मैंने ही पहला हाइड्रोजन एटम उठाया, मैंने उस हाइड्रोजन एटम में फ़ोटो ली। फ़ोटो लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नज़र आएगा। वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ। माना मुझे मेरा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अपनी फ़ोटो में यहाँ पे दिखा, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह से दूसरे बच्चे ने अपने उसी 1s वाले इलेक्ट्रॉन को वो किया, फोटोग्राफ किया, और उसने एक पॉइंट ये मार्क कर दिया। तीसरे ने ये, चौथे ने ये, पाँचवें ने ये, जहाँ दिखा। बाद में जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बाद आप इन सारे पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे, तो आप पाएंगे ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो A0 रेडियस के, अब की बार मुझे स्फेरिकल सरफेस बोलना चाहिए, सर्कल के बजाय स्फेरिकल सरफेस, A0 रेडियस की स्फेरिकल सरफेस के इर्द गिर्द ज़्यादातर लोगों के पॉइंट हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ बहुत दूर भी हैं। मतलब जब 1s स्टेट में हाइड्रोजन का ऑब्जर्वेशन किया तो ज़्यादातर टाइम तो वो A0 रेडियस के इर्द गिर्द ही मिलता है आपको, वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में, कभी यहाँ कभी यहाँ, लेकिन A0 डिस्टेंस पे। लेकिन कभी कभी A0 से बहुत कम, ऑलमोस्ट 0 डिस्टेंस पे मिलता है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 से थोड़ा ज़्यादा, और कई बार A0 से 2A0, 5A0, 1.6A0 किसी भी डिस्टेंस पे मिल सकता है। इन प्रिंसिपल हो सकता है किसी आदमी को ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे भी मिला हो। तो ये है, तो जो हम बोलते हैं ना प्रोबेबिलिस्टिक पिक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसका ये मतलब है। एक आदमी को तो एक ऑब्जर्वेशन में इलेक्ट्रॉन एक ही जगह दिखेगा, उसे यहाँ दिखे या यहाँ दिखे या यहाँ दिखे या यहाँ, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिल्डअप करते हैं तो तब ये जो हमारी प्रोबेबिलिस्टिक पिक्चर है, ये स्टैटिस्टिकल पिक्चर प्रोबेबिलिस्टिक पिक्चर से मैच करती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा फोटॉन्स के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया जाए, लेकिन आप एक टाइम पे केवल एक फोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ते हैं तो तब क्या होता है। तो उसी तरह का ये स्टैटिस्टिकल बिल्डअप है, सो यू मस्ट कंसिडर इट लाइक दैट। तो ये फिगर आप उसमें देखेंगे, शायद थोड़ा बेटर क्लियर होगा, 4 डबल डैश फिगर। ओके, अच्छा।
लेकिन अब यहाँ हम एक चीज़ वो कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बात कर रहा था, क्योंकि हमारा साई जो है वो 3 आर का फंक्शन, थीटा का फंक्शन, फाई का फंक्शन, उसमें फैक्टरिंग हो रखी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है हमारा इस प्रकार का, ये अब जिसको मैंने 3 अलग अलग अंडरलाइन किया है, 1 अंडरलाइन, ट्वाइस, थ्राइस, ये 3 फैक्टर्स को हम अलग अलग बात कर सकते हैं। ओके, अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, रो डी आपने ये निकाला, ये तो किसी एक छोटे से वॉल्यूम, ये छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट डी में उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इस छोटे से वॉल्यूम डी में। लेकिन अगर आपको माना इस वॉल्यूम के अंदर, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम नहीं है, ये बड़ा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का टोटल नाम मैंने वी रख दिया, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो रो डी जो एलिमेंट्री वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसे इस वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दो। और बाय द वे ये वॉल्यूम आपका पूरा स्पेस है, आप पूरे स्पेस पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो इस इंटीग्रेशन को आप पूरे स्पेस के ऊपर कर दीजिए। लेकिन पूरे स्पेस के ऊपर आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि हमने वेव फंक्शन को पहले ही नॉर्मलाइज कर रखा है तो ये इंटीग्रल आपको 1 बनेगा। टोटल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1, पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम अगर परसेंटेज में बोले 100% या फ्रैक्शन में बोले तो 1 बनेगा, तो वो नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर आप किसी इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम नहीं है पर ये पूरा वॉल्यूम भी नहीं है, कोई एक फाइनाइट वॉल्यूम है वी, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता लगानी है तो रो डी के एक्सप्रेशन को इस वॉल्यूम के ऊपर क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो इसको आप कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड वॉल्यूम वी। बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों कहा, आप इस वॉल्यूम के अंदर ऐसे छोटे छोटे डब्बे सोच सकते हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो मैंने दिखाए थे, हर बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दें, एड अप कर दें, तो इस वॉल्यूम के अंदर की टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ओके, तो इस आइडिया को अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको थीटा और फाई की पूरी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट कर दूं, थीटा की रेंज होती है 0 से पाई और फाई की रेंज होती है 0 से 2 पाई, ये थीटा से और फाई की पूरी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, थीटा एंगल क्या होता है, थीटा होता है एंगल विद द जेड एक्सिस। ये मैं इस लोकेशन पे खड़ा था, इस डब्बे के अंदर की प्रोबेबिलिटी मुझे निकल गई, लेकिन अब मैं थीटा की सारी वैल्यू के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू के ऊपर इंटीग्रेट करने का मतलब थीटा की वैल्यू 0 भी और 1 भी और 2 भी और 5 भी और 90 भी और 180 भी, थीटा 0 से 180 तक होता है। और साथ साथ फाई को भी हम पूरे में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फाई को इंटीग्रेट करने का मतलब आप जेड एक्सिस के अराउंड जैसे एक सर्किल में घूम रहे होंगे। ओके, तो आपने थीटा और फाई का अगर पूरा कवरेज कर दिया तो वो वॉल्यूम कौन सा वाला बना, जैसे मैं कह रहा था अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं किसी वॉल्यूम के ऊपर तो वो इस वॉल्यूम के अंदर की प्रोबेबिलिटी बताता है। मैं कह रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ लेकिन थीटा और फाई की पूरी रेंज के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली थीटा और फाई की पूरी रेंज के ऊपर इंटीग्रेशन करने का मतलब अब जो आपका वेरिएबल है वो केवल आर रह गया है, आपने आर को टच नहीं किया, थीटा और फाई के सारे कंट्रीब्यूशंस ऐड कर दिए हैं। तो थीटा और फाई के सारे कंट्रीब्यूशंस ऐड करने का मतलब आप समझ रहे हैं। लेट मी शो यू दिस फिगर, फिगर नंबर 5। ये एक्चुअली एक स्फेरिकल शेल है, खोखला कोश, लेकिन इसका अंदर का रेडियस आर है और बाहर की थिकनेस जो है शेल की वो डी आर है, तो बाहर का रेडियस कितना है, आर प्लस डी आर। ये शेल कैसे बना, आप इसे सोचिए, ये आपका ये वाला एलिमेंट्री वॉल्यूम था, और जब आप सारी थीटा डायरेक्शंस और सारी फाई डायरेक्शंस को कवर कर लेंगे तो ये छोटा सी वॉल्यूम, ये जो शेल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सारी थीटा और सारी फाई डायरेक्शंस आपने कंसिडरेशन में ले लिए हैं, केवल अब वेरिएबल है आर और से लेकर आर प्लस डी आर तक। आप ये जानना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, केवल डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब आर से लेकर आर प्लस डी आर के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप यहाँ पे थीटा और फाई के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थीटा और फाई के जितने पॉसिबल कंट्रीब्यूशंस थे वो आप ऐड कर चुके हैं। आप इसे इस तरह सोचिए, मैं जस्ट सर्किल के केस में बात करता हूँ, यहाँ केवल आर और थीटा होता है, आपने इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी का कंट्रीब्यूशन है वो निकाल दिया, और फिर इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का, इन सबको अगर आप ऐड कर दें, ऐड मतलब थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन कर दें प्रोबेबिलिटी का, तो फिर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो ये है कि इस पूरे सर्किल में, सर्किल या यहाँ पे एक छोटा सी वो बनेगा, आपकी पट्टी जैसी बनेगी, जिस पट्टी की विड्थ आर से लेकर आर प्लस डी आर के बीच है, इस छोटी सी पट्टी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले आप एक छोटे से वॉल्यूम या एरिया में बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, लेकिन जब आपने थीटा के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया तो इसका मतलब आपने यहाँ की प्रोबेबिलिटी और यहाँ की प्रोबेबिलिटी और यहाँ थीटा की पूरी डायरेक्शंस में अगर आपने सम कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो अब आप प्रोबेबिलिटी की डिमांड फिर से कर रहे हैं। वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है,
इस पूरी पट्टी के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो पट्टी कौन सी है, आर से लेकर आर प्लस डी आर। तो वही आइडिया यहाँ पे है। अगर मैंने एलिमेंट्री जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी ये, अगर मैं इसे थीटा और फाई की ऑल पॉसिबल रेंज के ऊपर इंटीग्रेट कर दूं तो तब मुझे क्या मिलता है, तभी भी वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी आर के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम पी आर लिखेंगे। अब जो फैक्टर बचेगा रो डी वी को थीटा इक्वल टू 0 से पाई और फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसमें एक डी आर बचा रहेगा। मतलब अभी भी ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये केवल डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। आर से लेकर आर प्लस डी आर के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थीटा और फाई डायरेक्शन कोई भी हो, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी है तो वो कंट्रीब्यूशन मेरा इसमें आ चुका होगा। तो ये इसीलिए इस फैक्टर को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियस जो वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस तरह से वो फैक्टर चेंज हो रहा है वो यहाँ पे कवर होगा। ओके, और अगर आप ये वैल्यूज़ रखें यहाँ पे, यू कैन सी इट डायरेक्टली, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, इसी को हमने इंटीग्रेट करना है थीटा और फाई के ऊपर, क्योंकि हम थीटा और फाई फंक्शंस को पहले ही नॉर्मलाइज कर चुके हैं। आप उसके नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो को फिर से देखिए, ये दोनों इंटीग्रल्स सिंपली 1 देंगे आपको। अभी आप आगे एग्जांपल में देखेंगे, बट ये इंटीग्रल्स 1। तो बेसिकली इसका इंटीग्रल ऑल थीटा फाई डायरेक्शंस में करके जो फैक्टर बच रहा है वो केवल ये फैक्टर बच रहा है, आर स्क्वायर और मॉड आर स्क्वायर। अब मुझे मॉड आर स्क्वायर भी लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियल वेव फंक्शन आपने हाइड्रोजन एटम का देखा है, प्योरली रियल होता है, तो आर स्टार आर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पी आर डी आर। पी आर डी आर कितना है, आर स्क्वायर और कैपिटल आर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एन एल स्क्वायर डी आर। रियल है इसलिए मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थीटा और फाई के इंटीग्रल्स नॉर्मलाइजेशन के कारण 1 हमारे हो चुके हैं। अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे एक आध पर्टिकुलर केस में। ओके, इस चीज़ को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। केवल पी आर का नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और पी आर डी आर को आप कहेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन है और केवल पी आर पार्ट उसका क्या है, डेंसिटी। अगेन पी आर में क्या इन्फॉर्मेशन है, आर से लेकर आर प्लस डी आर के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिंपली केवल डिस्टेंस फंक्शन जो है, कोऑर्डिनेट से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन कैसा हो रहा है वो। ओके, इसको स्टडी करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। लेट्स गो विद दैट। ओके, कुछ जगह आपको इसके साथ 4 पाई का फैक्टर भी मिल सकता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना करें। एक्चुअली वो 4 पाई का फैक्टर नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं तो 4 पाई का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके दिस, तो अगेन ये पी आर क्या चीज़ है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर एंड आर प्लस डी आर। इलेक्ट्रॉन के आर और उससे थोड़ा ज़्यादा रेडियस आर प्लस डी आर, इन दो स्फेयर्स के बीच में पाए जाने की कुल प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ये फैक्टर बताएगा। मतलब इन अ शेल एक छोटा सी पतला कोश है आपका, उस कोश में के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और रफली हम इसको कई बार सिंपली ऐसा बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आर डिस्टेंस पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वैसे आर से लेकर आर प्लस डी आर तक वाली डिस्टेंस के बीच है, लेकिन सिंपली आगे से मैं भी शायद इसे ऐसे ही बोलूँगा, इलेक्ट्रॉन के ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर पाए जाने की कुल प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको ये पी आर का फैक्टर बताएगा। ओके, लुक एट फिगर नंबर 5 फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब कुछ केसेस में इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर रेज करना चाहूँगा। हमने रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक u फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, और u और r का जो रिलेशन था, स्मॉल u वाज इक्वल टू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो अगर उस फॉर्म में आप देखें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है रेडियल प्रोबेबिलिटी p, ये दिस इज बेसिकली u स्क्वायर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, u की जो इक्वेशन थी हमने देखी थी, u की इक्वेशन ऑलमोस्ट 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि ये 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी दिखती है, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस का बहुत मेजर अंतर होता है दोनों केस में। ओके, तो उसको आप याद करें, एज r गोज टू 0 हमने कहा था u को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। कैपिटल R का ओरिजिन पे 0 होना जरूरी नहीं है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है ये ओरिजिन पे 0 नहीं है, ये इस वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे इस केस में यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, किसी किसी केस में 0 से भी स्टार्ट करता है, पर 0 से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है। ओके, इनफैक्ट L इक्वल टू 0 केस में कभी भी वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, बाकी केस में 0 से स्टार्ट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जब 0 है तब वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है। रेडियल वेव फंक्शन पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट u आप यहीं से देख लें। अच्छा, u इक्वल टू r इंटू आर है, तो ओरिजिन पे स्मॉल r तो खुद 0 हो जाता है, इसलिए u 0, लेकिन वहाँ पे हमने इसे बाउंड्री कंडीशंस के टर्म में कहा था तो वो हो जाता है। इसको आप समझ सकते हैं क्यों ये होना जरूरी था। भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, पर ठीक न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ी रह सकता है। अगर हम वो क्लाउड वाली पिक्चर की बात करें, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब और यहाँ सब जगह रह सकता है, पर वो ठीक न्यूक्लियस की पोजीशन पे थोड़ी रह सकता है। न्यूक्लियस की पोजीशन मतलब r इक्वल टू 0।
तो r इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी खुद एग्जैक्टली 0 हो जानी चाहिए। बाकी जगह पाया जा सकता है, ठीक न्यूक्लियस पे नहीं पाया जाएगा। तो इफ़ r इक्वल टू 0 तो ओरिजिन पे u फंक्शन का 0 होना इसीलिए ज़रूरी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, बहुत कम भी नहीं हो सकती है, 0 ही होनी चाहिए। तो इसलिए दिस ओके, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एट द साइट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है। अच्छा, मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, यहीं से मैंने ये टेबल उठाई, यहाँ से ये पी आर का जो एक्सप्रेशन है, पी आर का एक्सप्रेशन होता है आर स्क्वायर इंटू आर एन एल, रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर किया और उसको आर स्क्वायर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको मिल जाएगा। 1s स्टेट जो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट भी होती है, 1s का मतलब n बराबर 1 है और l बराबर 0 है, तो उस केस का कंप्लीट वेव फंक्शन ये मैंने लिखा हुआ है, n 1 है l 0 है, तो m के लिए केवल एक चॉइस बनती है 0। ये मैंने कहाँ से लिखा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल से, रेडियल फंक्शन, थीटा फंक्शन, फाई फंक्शन। इस केस में रेडियल फंक्शन जो है 2/a0 टू द पावर 3/2, a0 है फर्स्ट बोर रेडियस, सिंपली आप ये सोच सकते हैं एक कांस्टेंट्स का समूह है ये, 4πε0 h×2/μ², e⁻r/a0, ये रेडियल वाला वेव फंक्शन पार्ट है, ये थीटा वाला पार्ट है और ये फाई वाला पार्ट। इस समय थीटा और फाई पार्ट, थीटा और फाई फंक्शन इनमें आ नहीं रहे हैं, दोनों बेसिकली कांस्टेंट्स के बराबर हैं। इनफैक्ट इस केस में ये जो दोनों कांस्टेंट्स हैं ये इनके केवल नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हैं, थीटा और फाई वाले फंक्शन के ये केवल नॉर्मलाइजेशन वाले कांस्टेंट पार्ट बचे हैं, बाकी वो फंक्शन इस समय 1 के बराबर हैं। थीटा फंक्शन भी, थीटा फंक्शन होता है एल और एम का फंक्शन, पर एल और एम दोनों 0 हों तो वो PLM जो होता है हमारा एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनॉमियल वो 1 के बराबर होता है, ये 1/√2 का फैक्टर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। ऐसे ही e⁻i फाई, m अगर 0 है, e⁻0 दैट इज़ 1, ये 1/√2 पर नॉर्मलाइजेशन, दिस इंटू दिस, ये हमारा टोटल वेव फंक्शन है। इस टोटल वेव फंक्शन से ये PR/dr कैसे बनेगा, मैं सीधे भी इसका एक्सप्रेशन लिख सकता था, लेकिन हमने किया क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और पूरी थीटा और फाई डायरेक्शंस के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। यही तो मैंने यहाँ पे आर्ग्यू किया था कि ये ρ/dV का एक्सप्रेशन है और इसको थीटा और फाई के ऊपर पूरा इंटीग्रेशन करना है, पूरे पॉसिबल थीटा और पूरे पॉसिबल फाई के ऊपर। तो वो अगर मैं इस 1s स्टेट के लिए करूँ, इस 1s स्टेट के लिए अगर मैं ये इंटीग्रेशन करूँ तो क्या मिलता है, लेट्स सी। अगेन आप इंटीग्रेशन को 3 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन केवल थीटा और फाई के ऊपर है, तो आर डिपेंडेंट पार्ट जितना भी है वो कांस्टेंट की तरह बाहर, वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। वेव फंक्शन में रेडियल वाला पार्ट इतना है, स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, a0 क्यूब e⁻²r/a0 हो जाएगा और उसके साथ r²dr। आपका एक इंटीग्रल बनेगा साइन थीटा डी थीटा का 0 से लेकर पाई तक। इस इंटीग्रेशन को आप करें, थीटा वाला इंटीग्रेशन, आपको मिलेगा हाफ, 1/√2 का 2 बार आएगा फैक्टर क्योंकि मॉड का स्क्वायर है, 2 बार आएगा हाफ और इंटीग्रेशन से आपको 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल 1। नॉर्मलाइजेशन कर रखा है वेव फंक्शन का, इसलिए ये वाला इंटीग्रल, थीटा इंटीग्रल पूरी रेंज के ऊपर करने पे आपको 1 ही देगा। फाई का इंटीग्रल इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, 1/√2 पाई का फैक्टर स्क्वायरिंग के कारण 2 बार आएगा तो 1/2 पाई। और फाई का इंटीग्रल सिंपली है 0 से 2 पाई तक डी फाई का इंटीग्रल, फाई और कहीं नहीं है, 0 से 2 पाई तक डी फाई का इंटीग्रल करेंगे तो 2 पाई तो मिलेगा। ये इंटीग्रल भी अपने आप में कितना है, 1। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कही थी, आप थीटा और फाई इंटीग्रल्स आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं थीटा और फाई की पूरी रेंज करने पे, तो बचा क्या है, केवल r² इंटू कैपिटल R²। तो वही चीज़ ये r² और ये जो कैपिटल है, ये जो चीज़ है, ये रेडियल वाले वेव फंक्शन का स्क्वायर है। ओके डियर, तो ये इस समय प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अगर हम इसका पहले फिगर देख लें, 6 और 6' आप देखें, ये हाइड्रोजन की, मैं तो केवल 1s स्टेट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहा था, हाइड्रोजन की अलग अलग स्टेट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका ग्राफ है। ओके, n = 1, l = 0, 1s स्टेट के लिए, 1s स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा है, ओरिजिन पे 0 है, ओरिजिन से आप आगे जाते हैं, इस तरफ डिस्टेंस है, आगे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बढ़ती है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैक्सिमम होती है और उसके बाद कम होने लगती है और ग्रेजुअली, यहाँ तो आपको ये लग रहा है ये इस एक्स एक्सिस को टच करने लगा है, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम तो इधर कहीं है, लेकिन उस पॉइंट से पीछे भी पाया जा सकता है, पीछे मतलब न्यूक्लियस के और करीब, और उस पॉइंट से आगे भी पाया जा सकता है। जो मैं आपको स्मेयर्ड क्लाउड की टर्म्स में बता रहा था, वो चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकली और क्लियर हो रही है। ऐसी
आप हायर स्टेट्स के लिए जाएं तो आपको ये फिगर मिलता है, इनको अभी डिस्कस करेंगे, पर पहले ग्राउंड स्टेट की बात करें। और ये ग्राउंड स्टेट का फिगर 6 में भी अलग से बना रखा है दूसरे वाले पेज पे, वहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पूरा लिख रखा है डिटेल में, वो कितना होता है फंक्शन। और अगेन आप देखेंगे शेप ऐसी है, ओरिजिन पे प्रोबेबिलिटी 0, ओरिजिन पे तो नहीं हो सकता भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पोजीशन है वो, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ की, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम, ये पॉइंट कौन सा है अभी हम कंप्यूट करेंगे इसे, और फिर ये इट टेल्स ऑफ टूवर्ड्स जीरो एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ये वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो हमारे वेव फंक्शन में है, रेडियल वेव फंक्शन में, उसके कारण ये डिके कर रहा है जीरो की ओर। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आपका ये निकला, पी आर डी आर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए ये। तो पी आर की वैल्यू डी आर को आप दोनों तरफ ड्रॉप कर दें, ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट, जिसके ग्राफ यहाँ बना रखे हैं। ये ग्राफ इसी का है, पी आर का ही ग्राफ है ग्राउंड स्टेट का। मैंने इसको रफली ऐसा बनाया है। तो अब एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ मैं, ये पी मैक्सिमम कहाँ पे है? आपको इसका ग्राफ चलो ऐसा दिख गया, ये कहीं पे कम है, फिर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर कम। तो ये किस आर पे मैक्सिमम है? मैक्सिमम और मिनिमम आप कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का? उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 सेट करके। पी आर के साथ वेरी कर रहा है, आर का फंक्शन है, तो आर की किस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम भी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 दोनों कंडीशन देता है, बट हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमम में है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे सेट करो, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो। कॉन्स्टेंट्स का कोई रोल नहीं है, 4 और a0 क्यूब का इस कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको 0 सेट करना है। डिफ्रेंशिएशन होना है आर स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r अपॉन a0 का। एक्सपोनेंशियल का चाहे डिफ्रेंशिएशन होगा चाहे नहीं होगा बाई पार्ट्स में, एक्सपोनेंशियल तो आपका रीजनरेट होगा ही होगा, इसलिए मैंने उसे बाहर लिख दिया। जब आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो आपको 2r मिलेगा, उसके साथ का एक्सपोनेंशियल आपने पहले ही बाहर लिख दिया है। दूसरी बार आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा, और जब आपने एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन किया, एक्सपोनेंशियल और बाकी पार्ट -2 अपॉन a0 नीचे लैंड करेगा। या तो ये पार्ट 0 के बराबर हो सकता है, a इंटू बी बराबर 0 है तो a भी तो 0 हो सकता है। ये पार्ट कब 0 होगा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसका मतलब अगर r बराबर इन्फिनिटी हो। आपको इस इक्वेशन का जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 सेट किया, उसका एक सॉल्यूशन, एक कंडीशन आपको मिल रही है, r बराबर इन्फिनिटी पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। फिर अंदर का जो पार्ट है ये भी 0 हो सकता है, ये पार्ट खुद है r माइनस आर स्क्वायर ओवर a0 इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं, अगर r की जगह 0 लें, आप इनफैक्ट इसे फैक्टराइज कर दें तो और आसान हो जाता है, r1 माइनस आर ओवर a0 इज इक्वल टू 0। अगेन या तो r 0 होगा या 1 माइनस आर अपॉन a0 0 होगा, तो या तो r 0 और दूसरी कंडीशन को आप वो करें तो वो आपको देगा r कितने के बराबर? a0। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने के 3 तरीके हैं, या तो r इन्फिनिटी हो, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, या r इक्वल टू 0 ओरिजिन पे 0 है, या r इक्वल टू a0। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? ये मिनिमम वाले पॉइंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ओरिजिन पे कितनी है? 0, और इन्फिनिटी पे भी जाके कितनी हो रही है? 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 पॉसिबल है। तो 0 वैल्यू किन पॉइंट्स पे अटेन कर रहा है? इस पे और इस पे। ये जो दो आपको सॉल्यूशंस मिले, ये मिनिमम के करस्पॉन्डिंग के हैं, लेकिन ये वाला जो है ये मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग का है। आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हैं, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये जो हमारा इंटरेस्ट था कि पी किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, बट लुक एट हाउ ब्यूटीफुली मैथमेटिक्स वर्क्स। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन ने मिनिमम मैक्सिमम सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। ओके, तो मिनिमम, ये दो मिनिमम के पॉइंट्स हैं, ओरिजिन पे प्रोबेबिलिटी 0, बीच में कहीं पे मैक्सिमम होगी, और फिर इन्फिनिटी की तरफ जाते आते फिर से 0। लेकिन मैक्सिमम किस डिस्टेंस पे हो रही है ये चेक करो, r इक्वल टू a0। प्रोबेबिलिटी 1s स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है? r इक्वल टू a0। बोर मॉडल, फर्स्ट बोर रेडियस वहीं पे तो होती है बोर मॉडल में। बोर मॉडल में तो आप एग्जैक्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वहाँ 1s तो होता ही नहीं है, s तो हम क्वांटम नंबर यूज़ नहीं करते हैं, केवल फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन एनर्जी आप उसकी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर से तो निकालते हैं। तो इस समय भी जिस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n बराबर 1 है, तो l के लिए और m के लिए केवल एक ही कॉम्बिनेशन बचता है। तो उस वाली स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन पाया तो अभी भी कहीं भी जा सकता है, यहाँ कहीं भी पाया जा सकता है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से बहुत दूर, a0। लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाने का चांस कहाँ पे है? a0। जो मैं आपको ये फिगर बना के दिखाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप 10,000 बच्चों ने या 1 करोड़ बच्चों ने या इन प्रिंसिपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ बच्चों ने अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए एक एक डॉट लगाया, उनको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिला, तो ज़्यादातर डॉट्स आपके a0 डिस्टेंस पे लाई करेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट जो है, डिस्टेंस जो है वो कितनी है? a0। ओके, बोर मॉडल से एग्जैक्ट मैच हो रहा है आंसर, इस सेंस में, एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहिए, इस सेंस में।
बोर मॉडल में जो एग्जैक्ट रेडियस a0 होती है वहाँ पे आप उसे कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ओके, लेकिन क्या आर की एवरेज भी इतना ही बनेगा? अगर आप अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेजरमेंट किए आर का, किसी को इलेक्ट्रॉन कम a0 से कम डिस्टेंस पे मिला, किसी को a0 से ज़्यादा पे, ज़्यादातर लोगों को a0 पे मिला, लेकिन अगर हम सब लोगों के ऑब्जर्वेशन का एवरेज लें, आर एवरेज, तो वो कितना होगा? क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो होता है, बेसिकली मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कंप्यूट कैसे करेंगे? इस समय आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर की कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो आर के किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं? साई स्टार और साई के बीच उस ऑपरेटर को रख दो, साई स्टार ए साई, और पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेशन आपको किसी छोटे वॉल्यूम के ऊपर नहीं करना है, पूरे स्पेस के ऊपर। तो डी क्यूब आर का मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, उस इंटीग्रेशन को आप करें। बस साई स्टार और साई के बीच में क्या आ जाएगा? आर। आप इस इंटीग्रल को खुद ट्राई करें, थीटा और फाई वाले पार्ट अलग होके नॉर्मलाइजेशन के कारण वो इंटीग्रल जैसे यहाँ पे हो रहा था, जनरल केस में वो सारे इंटीग्रल्स वन हो जाएंगे, थीटा और फाई वाले इंटीग्रेशन से अलग हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? साई स्टार में से जो चीज़ बच के आती है वो केवल ये बच के आती है, आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इस पी आर के अंदर, और ये एक्स्ट्रा आर कहाँ सा? ये एक्स्ट्रा आर आपने ये लिया था, आप आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे थे। इसी के बजाय आप माना आर स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आता और फिर यहाँ आता आर स्क्वायर। यू कैन डू इट्स योरसेल्फ। फिर ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, पी आर का एक्सप्रेशन आप पे है, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपके पास है, इस इंटीग्रल को कीजिए। लेकिन ये इंटीग्रल आप इवेलुएट करेंगे तो आप ये पाएंगे ये जो एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की, ये a0 से ज़्यादा बनेगी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का मैक्सिमम चांस तो यहाँ पे है, पर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जब आप एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं उससे, तो वो एवरेज कहीं इधर को बनता है। ये इसको आप रफली ऐसे समझिए, अगर ये पीक दोनों तरफ एक जैसी होती, सिमेट्रिक होती इस पॉइंट के अराउंड, तो एवरेज वैल्यू भी यहीं बनता। मीन या एवरेज जिसे कहते हैं वो मैक्सिमम वाले पॉइंट के अराउंड, जितना मैक्सिमम से कम वाली वैल्यूज़ हैं उसी तरह का बिहेवियर मैक्सिमम से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ का है। पर ये पीक ऐसी है, इधर से आके पीक होती है और इधर ये वैल्यूज़ ग्रेजुअली ये डिमिनिश तो हो रहा है, पर इस साइड ये जो टेल है, इसे हम टेल कह सकते हैं, ये टेल इन्फिनिटी तक जा रही है। तो उस कारण से इधर वाली वैल्यूज़ एवरेज को अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो जो एवरेज बनता है वो a0 से ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेगा। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इस फिगर में उन एवरेजेस को भी दिखाया गया है। इनफैक्ट पीक जहाँ पे दिख रही है वो तो आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट है, वो तो क्लियर दिख रहा है हर फिगर में, लेकिन ये जो डार्क कलर की ब्लैक लाइन्स बना रखी हैं अलग अलग केस के लिए, वो एवरेज वैल्यू है। अगर आप एवरेज कंप्यूट करें ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट की पीक आप देख लें, ये डिस्टेंसेस a0 के टर्म में प्लॉट की गई हैं। 1 a0 पे ग्राउंड स्टेट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किस डिस्टेंस पे है? a0 पे। लेकिन एवरेज डिस्टेंस जो है वो 1 a0 से थोड़ा ज़्यादा और 2 a0 से थोड़ा कम, से 1.5 a0 के आसपास। एग्जैक्ट नंबर मुझे भी ध्यान नहीं, कंप्यूट करना पड़ेगा, बट इट लुक्स लाइक 1.5 a0। यू कैन कंप्यूट इट योरसेल्फ। एवरेज डिस्टेंस ये है, इस फिगर में ये बहुत क्लियर हो रहा है। ये कर्व मीन मैक्सिमम वाली पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, आप खुद ही देख लें, इधर का एरिया कम है, इधर का एरिया ज़्यादा है, तो इधर का एरिया ज़्यादा जो है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम्स तो a0 पे मिलेगा, पर उसके अलावा a0 से कम पे भी मिलेगा, a0 से ज़्यादा पे भी मिलेगा, पर उनमें भी a0 से ज़्यादा मिलने का चांस a0 से कम मिलने के मुकाबले थोड़ा हायर है। तो उस कारण जो एवरेज है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये डार्क वाली वैल्यू a0 है, प्रॉब्ली एट 1.5 a0 फॉर द ग्राउंड स्टेट। ऐसी हायर स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन आएगा विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में ये पूरे उसमें कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन जस्ट एक पॉइंट, आर के बजाय आर का कोई भी फंक्शन होता, माना आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, या आर का कोई भी आर्बिट्री फंक्शन हो, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू कंप्यूट करें, तो लास्ट में स्टार्ट तो आप ऐसे करेंगे, पर जब आप होल स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन करने निकलेंगे तो थीटा और फाई वाले इंटीग्रल तो नॉर्मलाइजेशन के कारण ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा आपका केवल आर का इंटीग्रल। हाँ, और आर के इंटीग्रल की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है। आर कोऑर्डिनेट ओनली रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन हो आपका, खुद आर हो, आर स्क्वायर हो, आर क्यूब हो, उसकी आपको एवरेज वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो उस फंक्शन को सिंपली पी आर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, रेडियल वाली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रेडियल, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो और 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो। ये उस चीज़ की एवरेज वैल्यू दे देगा। जस्ट एक पॉइंट मैं और रेज करना चाहता हूँ, ये बाद में कहीं पे जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उनके शायद कहीं पे काम आएगा। ये आप 1/r की बात कर सकते हैं, माना r = 3 है तो 1/r हो गया 1/3, माना एंगस्ट्रॉम में है तो 1/r 1/3 एंगस्ट्रॉम। 1/r की एवरेज वैल्यू की बात करें
तो 1/r की एवरेज वैल्यू वही नहीं बनती है जो 1/ एवरेज वैल्यू ऑफ r के बराबर होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ r मैंने यहाँ पे कंप्यूट की, इस का राइट हैंड साइड अगर इवेलुएट करना है तो ये जो आपने इवेलुएट किया इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। लेकिन अगर आपको 1/r की एवरेज वैल्यू इवेलुएट करना है तो आपको इसी तरह के इंटीग्रल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब की बार यहाँ जो बीच में जो आपने साई स्टार और साई के बीच जो फंक्शन स्क्वीज़ किया है वो होगा 1/r। तो दोनों इंटीग्रल्स, क्योंकि सिंपली आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रल के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए ये और ये इंटीग्रल बराबर नहीं होते हैं। इसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r² और एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r² भी बराबर नहीं होगी। इंसिडेंटली किसी केस में हो जाए वो अलग बात है, बट नॉर्मली ये बराबर नहीं होंगे। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो आई विल लेट मी से पॉज दिस लेक्चर। मैं पॉज इसलिए कह रहा हूँ, जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखें, मैं कोशिश करूंगा इन वीडियो लेक्चर्स को बहुत जल्दी जल्दी एक के बाद एक वो कर दूँ पोस्ट। आप इन वीडियो लेक्चर्स को एक के बाद एक देखिए, लगातार ये एक ही समझ के कीजिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर का ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वैसे ही हो चुका है। 1 घंटे की टाइम लिमिट होती है, उसके बाद वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो दूसरा पार्ट मेरा उतने मिनट में कवर नहीं होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे वो करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो को आप इसी के कंटिन्यूशन में लगातार देखिए। ओके, आई विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।